दोस्तों, सोच के देखिए कि एक दिन आप उठे और न्यूज़ में आपको पता चले कि जिस बैंक में आपकी मेहनत की कमाई सेविंग अकाउंट में पड़ी है, वो बैंक ही बंद हो गया है। क्या करेंगे आप? कहां से क्लेम करेंगे अपने पैसे? क्या होता है जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सेंट्रल बैंक है, किसी कॉरपोरेट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर देता है? ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है, पर जवाब इतना आसान नहीं है कि सबको इसके बारे में पता हो। लेकिन सबसे बड़ा डर एक आदमी का तो यही होता है कि आखिर उसके पैसे का क्या होगा अगर उसके बैंक का लाइसेंस किसी दिन कैंसिल हो जाए। इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम के शुरुआत में लोग बैंक में पैसा रखने से डरते थे, लेकिन आजकल तो हर किसी का खाता बैंक में ही है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतने बढ़ गए हैं कि लोग कैश कम ही कैरी करते हैं। इसलिए इन सब की पूरी जानकारी हर आम आदमी को होना जरूरी है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में बैंकिंग लाइसेंस के कैंसिल होने के बारे में और ऐसे में डिपॉजिटर्स के साथ क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि अगर आपका अकाउंट किसी भी बड़े बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या कोटक में है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे बैंक्स का बैंकिंग लाइसेंस इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होगा, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आरबीआई को इन बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल करना पड़े तो इसका पता हर किसी को बहुत पहले ही लग जाएगा। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप समय समय पर अपने बैंक की स्थिति पता करते रहें कि बैंक कैसा जा रहा है, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि आरबीआई ऐसे ही किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल नहीं कर देता है। यह एक लंबी प्रोसेस होती है और इसके पहले बैंक की हालत पहले ही खराब हो चुकी होती है, इसलिए लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग ही जाता है। चलिए सबसे पहले तो यह जानते हैं कि बैंकिंग लाइसेंस का आखिर मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बैंक के रूप में काम करना चाहते हैं, जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या लोन देना, उन्हें इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। एप्लीकेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल सुटेबिलिटी के बारे में कई जांच करने के बाद आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंस देने से पहले आरबीआई कुछ पैरामीटर्स की जांच करती है, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, जो कि किसी बैंक की कैपिटल का उसके रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर का रेशियो है, और जमा करने के लिए लोन टू डिपॉजिट रेशियो LDR, जो कि उसी पीरियड में टोटल डिपॉजिट के लिए बैंक के टोटल लेंडिंग का रेशियो है। 1949 का रेगुलेशन विशेष रूप से लाइसेंस दिए जाने से पहले पर्याप्त कैपिटल और जनहित की सुरक्षा में ध्यान में रखा जाता है। और बता दें कि बैंकिंग लाइसेंस जारी करने वाली कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी को व्यवसाय करते समय अपने नाम में बैंक शब्द का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये लाइसेंस कैंसिल करने का क्या मतलब है। और मतलब जब हम ये कहते हैं कि रिजर्व बैंक ने किसी बैंक का लाइसेंस कर दिया तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर बैंक निर्धारित शर्तों को पूरा करने में फेल हो जाता है किसी भी पॉइंट, तो आरबीआई जो लाइसेंस जारी करता है उस लाइसेंस को रद्द करने का पूरा हक है। यानी उसके बाद कंपनी बैंक के रूप में काम नहीं कर सकती, यानी ना तो वो डिपॉजिट के रूप में पैसा जमा कर सकती है, ना ही लोन दे सकती है। अब ये लाइसेंस कैंसिल करने के कई कारण हैं, जिसमें मैं कारण तो यह है कि बैंक कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा। इसके अलावा कारण खराब ऋणों का बढ़ना हो सकता है, जिन्हें हम बैड डेट कहते हैं। और अगर आरबीआई को लगता है कि किसी बैंक के पास अपने एक्सपोजर को कवर करने और अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। हर कमर्शियल बैंक जैसे सभी GFC, एक्सिस को एक बार डेट लिमिट रखना पड़ता है, और उसके बाद कंपनी पर खास रेगुलेशंस लागू होती हैं कि वो कितना लोन दे सकती है और किसको। पर अगर सिचुएशन और भी खराब हो जाए तो फिर उसका बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द हो जाता है। यहाँ बैड डेट से मतलब है ऐसे लोन से जो बैंक ने दिए होते हैं लेकिन अब उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता, यानी एक तरीके से बैंक के लिए वो पैसा डूबा। अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम कितने ही बैंक फ्रॉड देखते हैं जिसमें बिजनेस कितने ही हजार करोड़ के लोन लेकर भाग जाते हैं और फिर पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे केसेस तो आपको याद ही होंगे। तो ये तो बात हुई लाइसेंस कैंसिल होने पर
कि अब सवाल ये है कि ऐसे में डिपॉजिटर्स के साथ क्या होता है। लेकिन अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, ऐसे केस में बैंक की जितनी भी कैपिटल या प्रॉपर्टी बची है उससे डिपॉजिटर्स को उनका पैसा लौटाने का वादा किया जाता है। पर अगर कभी बैंक के पास इतना कैपिटल बचा ही नहीं तो फिर ऐसे में बैंक या सरकार पर भी यह मामला आ जाता है और कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाती है और डिपॉजिटर्स को उनका पैसा गंवाना भी पड़ सकता है। हालांकि DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार एक बैंक के रूप में लाइसेंस रद्द होने पर बैंक हर जमाकर्ता को बीमा कवर की सीमा के अंदर एलिजिबल अमाउंट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व है, जो उसकी जमा राशि और ऋण के आधार पर है। यहाँ DICGC से मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC मैक्सिमम 5 लाख तक के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इंश्योरेंस करता है। जैसा कि अगर किसी के खाता में 4,95,000 की मूल राशि है और 4,000 के इंटरेस्ट के साथ है तो DICGC इंश्योर्ड को पूरी अमाउंट 4,99,000 देगी। हालांकि अगर उसके खाते में प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख थी तो इंटरेस्ट का इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि वह इंटरेस्ट था, बल्कि इसलिए कि वह राशि इंश्योरेंस अमाउंट से ज्यादा था, जो कि 5 लाख है। अगर किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है तो DICGC बैंक से क्लेम लिस्ट मांगती है और उसके 2 महीने के अंदर हर डिपॉजिटर का 5 लाख रुपए तक का क्लेम अमाउंट का भुगतान हर इंश्योर्ड अकाउंट होल्डर को उनकी क्लेम अमाउंट पे की जाती है और उसके अकाउंट डिटेल्स और अन्य इंफॉर्मेशन के जरिए। बैंक के लाइसेंस कैंसिल होने के बाद उसके एसेट लिक्विडेशन के टाइम पर एक लिस्ट तैयार की जाती है हर अकाउंट होल्डर की और इसे जांच और भुगतान के लिए बैंक DICGC को भेजता है। DICGC लिक्विडेट बैंक को पैसे का भुगतान करता है जो जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ऐसे कुछ तरह के डिपॉजिट्स भी हैं जिन्हें DICGC कवर नहीं करता है, जैसे विदेशी सरकारों का जमा राशियां, केंद्र या राज्य सरकारों का जमा राशियां, इंटर बैंक जमा राशि, राज्य सहकारी बैंक के पास राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशि, भारत के बाहर प्राप्त होने वाली जमा राशि और कई तरह की राशि जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से कंपनी के जरिए विशेष रूप से छूट दी गई है। इसके अलावा DICGC हर तरह के सेविंग्स, फिक्स, करंट, रेकरिंग और कई डिपॉजिट्स को पे करता है। हाल ही में RBI ने कई बैंक के लाइसेंस कैंसिल किए, जैसे लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, यूपी कोऑपरेटिव बैंक और रिलीफ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। आपके बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने की सिचुएशन में पूरी जानकारी आपको बैंक द्वारा मिल जाएगी, तो आप कभी भी बैंक से जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।